नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। नरेंद्र मोदी जी अक्सर एक बात कहते हैं कि 70 साल में जो नहीं हुआ वो मेरे शासन में हो रहा है और वाकई ऐसा ऐसा गजब हो रहा है जैसा 70 साल में नहीं हुआ। ऐसे ऐसे तमाशे हो रहे हैं जैसा 70 साल में नहीं हुआ। मोदी जी और उनकी पूरी गैंग मिलकर ये प्रचार करती रहती है कि विदेशों में हमारा डंका बज रहा है और विदेशों में क्या हाल है वो कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। अभी रुपए की क्या हालत है, पासपोर्ट की क्या हालत है, ये सब तो मैं बताऊंगा। लेकिन उसके पहले जो सबसे बड़ी खबर इस समय है, जिस पर देश के हर मीडिया चैनल को डिबेट करानी चाहिए थी, जिस पर देश के हर गोदी मीडिया को, हर यूट्यूब चैनल को चीख चीख कर सवाल पूछने चाहिए थे, उसको एकदम दबा दिया गया है। उस पर कहीं बात नहीं हो रही है। जी, हमारे सैनिक शहीद होते हैं अगर पाकिस्तान या चीन की सीमा पर, तो हमें गर्व होता है। घर वालों को भी दुख तो होता है कि बेटा चला गया, लेकिन यह गर्व जरूर रहता है, यह शान जरूर रहती है, यह संतोष जरूर रहता है कि चलो देश की सेवा में हमने भी योगदान किया। हमारा बच्चा गया तो देश की सेवा करता हुआ गया। हालत यह है कि हमारे जवान मारे गए हैं, लेकिन हिंदुस्तान की रक्षा करते हुए नहीं, रूस की रक्षा करते हुए मारे गए हैं। जी, भारत के सैनिक रूस में जाकर भर्ती हुए, भारत के युवा रूस में जाकर सेना में भर्ती हुए और खबर यह है कि 16 भारतीय लापता हैं और 12 की मौत हो चुकी है। जरा सोच के देखिएगा, इनमें से ज्यादातर पंजाब के हैं। पंजाब हमारी सेना का शान रहा है। जब भी युद्ध हुआ है, हमारे पंजाब के सैनिकों ने, हरियाणा के सैनिकों ने पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ी है। ऐसे परिवार हैं, ऐसे खानदान हैं, ऐसे गांव हैं जहां कई पीढ़ियों से लोग सेना में जा रहे हैं और सेना में जाने में गर्व महसूस करते हैं। पूरा का पूरा गांव आपको ऐसा मिल जाएगा कि हर घर से कोई ना कोई आर्मी के अंदर है और देश की सेवा कर रहा है। यहां हालत यह है कि उन्हीं गांवों से लोग अब सेना में जा रहे हैं, रूस की सेना में जा रहे हैं। आज तक पे एक वीडियो मैं देख रहा था और वो वीडियो देखकर मेरी आंख भर गई। एक युवा विधवा जिसका एक बच्चा 6 साल का और एक बच्ची 3 साल की है, वो बता रही थी कि उसके हस्बैंड ने हर तरह की सरकारी नौकरी ढूंढने की कोशिश की। उसके हस्बैंड ने आर्मी में भर्ती होने के लिए सारी कोशिश करके देख ली, लेकिन जहां अग्निवीर भर्ती हो रहे हैं वहां आर्मी में भर्ती होती तो कैसे होती। एक तरफ हमारे आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स इस बात पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि हमारी सेना में जो परमानेंट सैनिक हैं उनकी संख्या कम हो रही है, हमारे हथियार लगातार पुराने हो रहे हैं, नए हथियार नहीं मिल रहे हैं, सेना लगातार इस तरह की परेशानियों से जूझ रही है। और दूसरी तरफ हमारे जवान जो इंडियन आर्मी में भर्ती होकर हमारी ताकत बन सकते थे, वो रशिया जा रहे हैं और रशिया में उनको आर्मी में भर्ती कर लिया जा रहा है। रशिया यूक्रेन का जो वार चल रहा है उसमें आर्मी में उनको भर्ती कर लिया जा रहा है। 15-15 दिन की ट्रेनिंग देकर मरने के लिए भेज दिया जा रहा है। जी, 15 दिन की ट्रेनिंग में कोई युद्ध लड़ नहीं सकता है, मर जरूर सकता है। 15 दिन की ट्रेनिंग में आप सोचिए, हमारे जवानों को रशिया भेज दे रहा है यूक्रेन के खिलाफ युद्ध करने के लिए, फ्रंट पे भेज रहा है ताकि उसके अपने सैनिक बचे रहें और हमारे सैनिक मारे जाएं। जरा कल्पना करके देखिए, भारत जैसा देश जिसके बारे में मोदी जी कहते हैं कि दुनिया में डंका बज रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पहले 10 साल पहले जब हम कहीं जाते थे तो भारतीय सर झुका कर रहते थे, अब भारत सर उठाकर मिलता है और इस सर उठाने वाले भारत के नौजवान रशिया की सेना में भर्ती हो रहे हैं। दुनिया भर में ऐसे मिलिटेंट्स हैं, ऐसे बैंड्स हैं, ऐसे मर्सिनरीज हैं जो दूसरी सेनाओं में भर्ती होते हैं, जो ठेके के सैनिक आप मान लीजिए। जो पैसा देगा, रशिया पैसा देगा, रशिया की तरफ से लड़ जाएंगे, ईरान पैसा देगा, ईरान की तरफ से लड़ जाएंगे, यूक्रेन पैसा देगा, यूक्रेन की तरफ से लड़ जाएंगे। समझ में आता है। हमारे यहां तो ऐसी कोई परंपरा नहीं रही है। हमारे यहां तो सेना में जाने के लिए कम से कम रास्ते लोगों के खुले हुए थे। हर साल सेना में जबरदस्त भर्ती होती थी और एक अच्छा रोजगार भी मिलता था, सर उठाकर रहने की हिम्मत भी मिलती थी और अगर कुछ हो जाए तो शहीद का दर्जा भी मिलता था। सोचिए कैसा नया भारत बनाया गया है जिसमें हमारे लोग भारत की सेना के लिए नहीं, रशिया की सेना के लिए लड़ रहे हैं। और भारत और रशिया के बीच यूक्रेन के खिलाफ कोई समझौता नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि भारत ने कोई समझौता किया है रशिया से कि हमारे लोग उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। पूरा खेल यह है
कि नौकरी मिल नहीं रही है, लोग जा रहे हैं रशिया में नौकरी करने के लिए, वहां आर्मी में भर्ती मिल रही है, लोग भर्ती हो जा रहे हैं। 15 दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है जिसमें हथियार वगैरह चलाना आप थोड़ा बहुत सीख लेंगे। जिस आर्मी की साल 2 साल की ट्रेनिंग होती है उसके बाद फ्रंट पे भेजा जाता है, वहां 15 दिन की ट्रेनिंग देकर लोगों को हथियार देकर भेज दिया जा रहा है यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए। और कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसको जीतना चाहिए, हारना चाहिए, ये सब बातें अलग से होंगी, लेकिन इतना तो पक्का है कि यूक्रेन को अमेरिका से लेकर पूरे यूरोप की मदद मिल रही है। यूक्रेन के पास भी हथियारों की फिलहाल कोई कमी नहीं है। तो दो ताकतें लड़ रही हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ना हमारा यूक्रेन से कोई लेना देना है, ना हमारा रशिया से कोई लेना देना है। मोदी जी के लोग कहते हैं कि युद्ध रुकवा दिया था, फोन करके युद्ध रुकवा दिया था यूक्रेन और रशिया का। वाह मोदी जी वाह, तालियां, डांस कर लीजिए। जो भक्त हैं वो इसी पर कूद ले, उछल ले। भले हमारी आर्मी के प्रवक्ता कह चुके हों कि यह सब बकवास बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन व्हाट्सएप पे फैला फैला के मोदी जी ने जंग रुकवा दी थी, पापा ने जंग रुकवा दी थी। और उसी मोदी जी के प्रधानमंत्री पीरियड में हमारे देश के लड़के, हमारे देश के युवा रशिया में जाकर हथियार उठा रहे हैं और लड़ क्या रहे हैं, मारे जा रहे हैं। जो 16 लापता हैं उनका कभी कोई पता नहीं चलेगा, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि युद्ध में जो लापता होते हैं ज्यादातर ऐसे होते हैं जो मार दिए जाते हैं लेकिन लाश नहीं मिलती है, इसलिए उनको लापता घोषित कर दिया जाता है, या फिर यूक्रेन की जेलों में सड़ रहे होंगे, यूक्रेन में लेबर कैंप में पड़े होंगे, वहां लेबर का काम कर रहे होंगे। और हमारे पीएम को, हमारे रक्षा मंत्री को, हमारे विदेश मंत्री को, हमारे गृह मंत्री को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी हिम्मत नहीं है कि रशिया से खड़े होकर सवाल पूछे कि आप हमारे लोगों को आर्मी में कैसे भर्ती कर रहे हैं। कहां से हिम्मत होगी भाई? जब डोभाल साहब जाकर कुर्सी के किनारे पर अटक के पुतिन को डिटेलिंग कर रहे हैं, तो यह हिम्मत कहां से होगी कि आंख में आंख डालकर सवाल पूछें कि हमारे लोगों को तुम अपनी सेना में ऐसे कैसे भर्ती कर सकते हो? अगर इंजीनियर है, इंजीनियरिंग की नौकरी के लिए बुलाया है तो इंजीनियर बनाओ उसको, इंजीनियरिंग की नौकरी दो उसको हथियार देकर तुम आर्मी के सामने कैसे भेज सकते हो? 15 दिन की ट्रेनिंग में हमारे बच्चों को बलि का बकरा तुम कैसे बना रहे हो? यह सवाल पूछने की मोदी जी की हिम्मत नहीं है। कहीं जाना मोदी मोदी के नारे लगवा लेना, कहीं जाना तालियां बजवा लेना, कहीं जाना आंखें भर लेना, कहीं जाना गले पड़कर फोटो खिंचवा लेना, वो एक अलग बात है। और आंख में आंख डालकर सवाल कर पाना दूसरी बात है। हालत यह है कि अमेरिका ने रशिया के खिलाफ सैंक्शन लगाया। पहली बार लगाया तो आप नहीं माने, सस्ता पेट्रोल लेते रहे, बेचे और जबरदस्त पैसे कमाए। लेकिन दूसरी बार आपको मानना पड़ा, आप झुके। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रिय अडानी है उसके खिलाफ वहां अरेस्ट वारंट जारी है। आपके मन में यह डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल अडानी को एक्स्ट्राडिटेट करने की बात आ जाए, उसका प्रत्यर्पण करने की बात आ जाए, और अडानी चला गया तो फिर मोदी जी की सरकार कौन चलाएगा? तो उसके डर से आपने मान लिया। और अब 2 महीने बाद जो पेट्रोल की हालत होनी है वो सब लोग देखेंगे। गोदी मीडिया इस पर कुछ नहीं बोलेगा, उस समय कोई और नया बहाना ढूंढ लेगा। अभी तक अगर आप देखेंगे तो 126 भारतीयों को रूसी सेना में भर्ती किया गया है। इनमें से 96 वापस आए हैं, रूसी सेना के लिए लड़ते हुए 12 मारे गए हैं, 18 अभी भी रूस में कार्यरत हैं और 16 लापता हो गए हैं। और अब जाकर विदेश मंत्रालय ने रशिया से कहा है कि हमारे लोगों को जल्दी से जल्दी भेजा जाए। सवाल असल में यही है कि भारत के अंदर अगर रोजगार पैदा नहीं होगा तो भारत के लोग कहीं भी जाएंगे। कभी डंकी मार के जाएंगे अमेरिका, और कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर फंस के मर जाएंगे ठंड से। कभी यह होगा कि लिस्ट बनाएगा ट्रंप की किन लोगों को बाहर करना है, और उसमें सबसे ज्यादा कोई होगा तो वो भारत के लोग होंगे। यही वजह है कि हमारे पासपोर्ट की औकात लगातार गिरती चली गई है। 2025 में हमारा जो पासपोर्ट है वो 85वें स्थान पे आ गया है। टोटल 199 कंट्रीज के पासपोर्ट देखे जाते हैं, उसमें हमारा नंबर घटते घटते 85वें नंबर पे आ गया है। मोदी जी के भक्त कहते हैं कि बस आपके पास इंडियन पासपोर्ट हो तो सब झुक झुक के सलाम करते हैं। चक्कर यह है कि मोदी जी के जो भक्त ये सब बोलते हैं वो कभी विदेश जाने की हैसियत तो रखते नहीं है। इंडिया से बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल काम है, तो जो कहानी सुना दी जाती है उसको मान लेते हैं। जो लोग विदेश जाते हैं, मैं भी अभी हाल में ही गया था, पहले भी गया था, जो लोग विदेश जाते हैं वो जानते हैं कि भारतीय पासपोर्ट की औकात कैसे गिरती जा रही है, कैसे भारतीयों को शक भरी नजर से देखा जा रहा है। अभी एक आंकड़ा आया है जो आपको
चौंका के रख देगा। महामारी के बाद से जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो या शेंगन के देश हो। शेंगन आप जानते हैं कि यूरोपीय यूनियन के जितने भी देश हैं उन देशों के लिए एक ही कॉमन वीजा लगता है। आप किसी भी एक देश से शेंगन वीजा बनवाते हैं, फिर पूरे यूरोप में घूम सकते हैं। इन सब वीजास के लिए इंडियंस ने जो अप्लाई किया है, भारतीय लोगों ने जो अप्लाई किया है, रिजेक्शन की जो दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यानी जितने लोगों का वीजा रिजेक्ट कर दिया गया, ये दर लगातार बढ़ती जा रही है। अगर अलग से आप देखें तो न्यूजीलैंड ने 32.45% यानी हर 100 में से 32 एप्लीकेशन ठुकरा दिए। ऑस्ट्रेलिया ने हर 100 में से 30, यूके ने हर 100 में से 17, यूएसए ने हर 100 में से 16 और शेंगन कंट्रीज ने हर 100 में से 15.7% वीजा एप्लीकेशन ठुकरा दिए। जो लोग वीजा के लिए अप्लाई किए होंगे वो जानते होंगे कि कोई ये मुफ्त का एप्लीकेशन नहीं होता है। एक एप्लीकेशन करने में एक आदमी के 15-20 हजार रुपए खर्च होते हैं और अगर टोटल देखें तो पिछले एक साल में 662 करोड़ रुपए भारतीयों के ऐसे ही बर्बाद हो गए हैं वीजा एप्लीकेशन में। यानी आपने पैसे लगाए, 12-15 हजार रुपए खर्च करके वीजा एप्लीकेशन दिया, वीजा रिजेक्ट हो गया, वो पैसा वापस मिलता नहीं, वो पैसा उन देशों के पास चला गया। तो इस तरह से 662 करोड़ रुपए भारतीयों के पॉकेट से निकलकर इन मुल्कों में चले गए। और सबसे भयानक बात तो यह है कि यूएई से हमारे वीजा रिजेक्ट हुए हैं। जाड़े की छुट्टियों में जब ये नया साल आता है, अक्सर बहुत सारे लोग, कहा जाता है हर 4 में से एक, जो 4 लोग बाहर जाते हैं उनमें से एक यानी 25% से ज्यादा लोग जो हैं दुबई जाते हैं। बगल में है, सस्ता है, 15-16 हजार में अगर पहले से करा लीजिए तो टिकट हो जाती है। जिनके पास अच्छा खासा पैसा है उनके लिए शॉपिंग के लिए और घूमने फिरने के लिए बहुत सही जगह है और वहां से वीजा कभी कोई समस्या ही नहीं रही है। लेकिन आज कंडीशन यह है कि इन जाड़े की छुट्टियों में यूएई ने भी थोक के भाव से हमारे वीजा रिजेक्ट किए। यानी दुबई जाने के लिए, यूएई जाने के लिए भी वीजा अब रिजेक्ट हो रहा है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि दुनिया में हमारे पासपोर्ट की कंडीशन क्या है और क्यों नहीं होगी। हमारा फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार कितनी तेजी से गिर रहा है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर केवल पिछले 14 हफ्तों की बात करें, 14 हफ्ते मतलब कितना होता है, लगभग 3.5 महीनों की बात करें, तो $70 बिलियन जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है वो गायब हो चुका है। कहां गायब हुआ है, इस पर मोदी जी कुछ नहीं कहेंगे, इस पर निर्मला सीतारमण जी कुछ नहीं कहेंगे और यह सवाल हमारा गोदी मीडिया कभी नहीं पूछेगा। हमारा गोदी मीडिया कभी यह सवाल अब नहीं पूछेगा कि हमारा रुपया गिरते गिरते 86.58 कैसे हो गया है। यानी $1 खरीदने के लिए आपको 86.58 रुपए देने पड़ेंगे। जब यह 54, 55, 59 पहुंचा था 2013-14 में, तो सारा गोदी मीडिया, सारे हमारे जो फिल्म स्टार वगैरह वगैरह सब चीख चीख के शोर मचाए हुए थे। जूही चावला एक सम्मानित अदाकारा हैं, उन्होंने कहा कि अच्छा है मेरा अंडरवियर डॉलर है, अगर ये रुपया होता तो अभी तक गिर गया होता। अब इस तरह की घटिया बातों का कोई क्या करे, लेकिन उनसे पूछने का मन करता है कि अब जब रुपया 86 पे पहुंच गया है, तब डॉलर की क्या कंडीशन है, उनके अंडरवियर की क्या कंडीशन है। मतलब इस तरह की घटिया बात करके वो खुद अपना स्तर गिरा रही थी, लेकिन आज वो इस पर कुछ नहीं बोलेंगी। आज अमिताभ बच्चन उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। आज ललन टॉप वाले सौरभ भारद्वाज उस समय जो मीम शेयर कर रहे थे, अब कुछ नहीं बोलेंगे, खामोश रहेंगे। कारण क्या है आप सब जानते हैं, क्योंकि सबको ड्यूटी मिली हुई है यह बताने की कि मोदी जी के राज में विदेश में हमारा डंका बज रहा है। भले हमारा रुपया गिरते गिरते गर्त में चला गया हो, भले हमारे नौजवान जो हैं वो रशिया में जाकर शहीद हो रहे हों, रशियन सेना के लिए मारे जा रहे हों, भले हमारे यहां रोजगार लगातार गिरता जा रहा हो, भले हमारे पासपोर्ट की जो कीमत है, औकात जो है, वो गिरते गिरते 85वें नंबर पे पहुंच गई है, लेकिन कहा जाएगा मोदी जी का डंका बज रहा है। क्योंकि जब मोदी जी विदेश जाएंगे तो पूरा प्रोग्राम प्रायोजित कर दिया जाएगा, 150-200 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, मोदी मोदी करेंगे और यहां कहा जाएगा देखिए मोदी जी का रुतबा कितना चल रहा है। कभी सोच के देखिएगा ना, हमारे वीजा क्यों रिजेक्ट किए जाते हैं। मैं यूरोप गया था, मेरा अपना अनुभव है, हमें ऐसी निगाह से देखा जाता है
कि हम कहीं यहीं आकर रोजगार न तलाशने लगे। जब आप वीजा अप्लाई करते हो, और इसको एक टिप की तरह आप ले लो कि अगर आप यूरोप में या इंग्लैंड में, यूरोप का अलग शेंगन वीजा होता है, इंग्लैंड का अलग वीजा होता है, कम से कम इन दो मुल्कों में या ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में अगर आप वीजा अप्लाई कर रहे हो तो सबसे ज्यादा जोर यह साबित करने पे दो कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है और लौट के आने के लिए आपके पास पर्याप्त वजहें हैं। या तो आपके पास अपना मकान है, या अपनी फर्म है, या अपनी रजिस्टर्ड आपके पास कंपनी है, या पुश्तैनी मकान है। यह सारा कुछ आपको साबित करना पड़ेगा। अगर जरा भी उनको शक होता है कि आप लौट कर नहीं आएंगे, वहीं पर बस जाएंगे, तो आपका वीजा कैंसिल कर दिया जाता है। हालत यह है कि जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, उनके मां बाप ने जाने की कोशिश की और उनका भी वीजा रद्द किया गया। आप कल्पना करके देख लीजिए कि क्या कंडीशन है। और यह कंडीशन क्यों बनी है? क्योंकि यह हकीकत है कि हिंदुस्तान के लोगों ने बेहतर जिंदगी की तलाश में कैसे भी यूरोप में और अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इन सारी जगहों पर बसने की कोशिश की है। और इसके साथ एक और चीज हुई है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, जिस पर बात नहीं होती है। लंबे समय तक सारी दुनिया में भारतीय ऐसे लोगों की तरह जाने जाते थे जो अपने काम से काम रखते हैं, जाते हैं, मेहनत करते हैं, चार पैसे कमाते हैं और शांति से रहते हैं। यह भारतीयों की इमेज थी। बाहर जाकर वो किसी तरह का न्यूसेंस क्रिएट नहीं करते हैं। लेकिन अभी हाल में कनाडा में जो कुछ हुआ, जुलूस आप लोगों ने देखा, कनाडा की पुलिस के साथ जिस तरह से व्यवहार हुआ, जिस तरह वहां सड़कों पर नारेबाजी हुई, और यही नहीं, तमाम अलग अलग जगहों पर यह जो नया नया राष्ट्रवाद पैदा हुआ है, यह जो नया नया हिंदुत्व आया है, यह जो नया नया हर जगह नारे लगाने और हर जगह तमाशा करने की प्रवृत्ति खड़ी हुई है, इसके चलते भारतीयों की इमेज खराब हो रही है। हालत यह है कि यूरोपीय यूनियन की मीटिंग में सीधे प्रधानमंत्री का नाम लेकर बातें की जाती हैं। कहा जाता है कि अल्पसंख्यक यानी ईसाई और मुसलमान भारत में असुरक्षित हैं। अमेरिका में सवाल उठाए जाते हैं, कनाडा ने तो बड़ा सवाल उठाया था, आपको पता ही है। और इन सारी चीजों को, बेरोजगारी के चलते डंकी मारकर जा रहे लोग, वीजा से जाकर वहां बस जा रहे लोग, स्टूडेंट वीजा के नाम पर वहां पहुंच के और जिस तरह से नौकरी करने लगते हैं लोग, इन सारी चीजों के चलते, और उसके साथ जोड़ दीजिए कि जो हमारी न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट हुई है, दुनिया भर में हमारे पासपोर्ट को शक की निगाह से देखा जा रहा है। और उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो आप भी समझते हैं कौन जिम्मेदार है। लेकिन यह सवाल नहीं उठाए जाएंगे, यह सवाल नहीं उठाया जाएगा कि 70 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे देश के नौजवान किसी और सेना के लिए लड़ते हुए मारे गए। 70 साल में ऐसा पहली बार हुआ कि हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग एकदम जमीन में जा रही है। 70 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि हमारा रुपया 86 तक पहुंच गया डॉलर के सामने गिरते गिरते। 70 सालों में ऐसा पहली बार हुआ कि वीजा का जो वेटिंग पीरियड था वो 3-3, 4-4 साल हो गया कई केसेस में। 70 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे वीजा इतनी बड़ी संख्या में रिजेक्ट किए गए। 70 सालों में ऐसा पहली बार हुआ कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मीडिया कह रहा है कि सरकार का डंका विदेश में बज रहा है। और जब 70 सालों में इतनी सारी चीजें पहली बार हो रही हैं, तो हमारा फर्ज बन जाता है कि उन चीजों के पीछे क्या हकीकत है और क्या झूठ, ये आपको बताएं। और यही हमारी कोशिश होती है, हमारे जैसे चैनल यही करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो जरूरी है, अगर आपको लगता है कि ये सारी बातें लोगों के बीच में लगातार जानी चाहिए, तो जुड़िए हमसे, हमारी ताकत बनिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इन वीडियोस को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और खास तौर से उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो अब भी गोदी मीडिया के चक्कर में फंसे हुए हैं। और अगर हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। 3 रुपए रोज से भी कम पे आप हमारी बेसिक मेंबरशिप ले सकते हैं, हमें सुपर थैंक्स दे सकते हैं, हमें सीधी मदद कर सकते हैं। ये सारे डिटेल जो हैं वो हमने आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए हैं। इसके अलावा हमने बहुत सारी खूबसूरत टी शर्ट्स, हुडीज वगैरह भी जनरेट की हैं, बनाई हैं। अगर वो आप खरीदना चाहें तो उनका लिंक भी उसी जगह आपको मिल जाएगा। आप जुड़ेंगे, आप ताकत बनेंगे, तभी हम लगातार काम कर सकेंगे, तभी हम लगातार वो सच कह सकेंगे जो गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।